जो घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहे हैं प्रदेश में, ये आकलन किया जा रहा है कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। जब पीछे गृह मंत्री अमित शाह आए थे हरियाणा में, 2 दिन का प्रोग्राम था उनका, पहला दिन तो उनका रद्द हो गया था क्योंकि गोहाना की रैली में लोग कम गए थे। आपको याद होगा, टीवी पे बीजेपी ने खबर दी कि ठंड ज्यादा थी। ये फरवरी का महीना था, ठंड ज्यादा तो जनवरी में थी जब हमारी यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, जब पानीपत में रैली करी थी, तब जनवरी में ज्यादा ठंड होती है कि फरवरी में। लेकिन बहरहाल, और वो जाते जाते मगर गृह मंत्री जी कह के गए कि बीजेपी वालों तैयार रहना, लोकसभा के साथ इस बार विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। भाई अनिल धनखड़ जी, बहुत से साथी जिनका नाम नहीं भी लिया गया, तो साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। जब ये कहा तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका आकलन है, बीजेपी का आकलन है कि अगर चलेगी सरकार किसी तरीके से तो भाई ज्यादा लोकसभा चुनाव तक चल सकती है। उसके बाद जो विधायक हैं ये काबू के बाहर हो जाएंगे। जेजेपी के विधायक और बीजेपी के विधायक डाक मारने तैयार हैं और काबू के बाहर हो जाएंगे। तो यानी कि उन्होंने कहा 1 साल के बाद 7 चुनाव, तो ज्यादा से ज्यादा 11 महीने, 1 साल हो, 11 महीने के बाद लोकसभा चुनाव। प्रजातंत्र में हमारे संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव होता है। पहले 4 साल सरकार के काम करने के होते हैं और आखिरी 1 साल लोगों का मन विचारने का, सोचने का और फैसला करने का। उसके बाद वोट की चोट से लोग आने वाले भविष्य की दिशा का निर्धारण करते हैं। अब हम उस आखिरी 1 साल में प्रवेश कर चुके हैं। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं सरकार की क्या कार्यशैली रही। जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा भुगतभोगी आप हो। जो सरकार 2014 में बड़े बहुमत के साथ खट्टर सरकार को लोगों ने हरियाणा के सिंहासन पे चंडीगढ़ में बैठाने का काम किया था, जो हरियाणा 2014 से पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 10 साल हरियाणा में रही, उस समय देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे जो हरियाणा प्रदेश गिना जाता था। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे हम, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। आपस में भाईचारा 10 साल आपस में भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ, खुशहाली की तरफ हरियाणा के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। कहीं कोई आपसी मतभेद कहीं पैदा नहीं। 10 साल में गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी। 100 गज के प्लॉट का फैसला था, प्रियदर्शनी आवास योजना के मकान का फैसला था, किसान के हकों के फैसले में, चाहे वो किसान के 1600 करोड़ बिजली के बिलों की माफी का फैसला हो, चाहे किसान के 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के माफी का फैसला हो, चाहे वो किसान के फसल के भाव की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का नंबर आता था, देश में जिक्र होता था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद वही हरियाणा विकास में तो 19वें पायदान पे पहुंच गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। लेकिन नंबर 1 पे अगर पहुंचा तो बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है। देश में रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए हमारा। लेकिन 9 साल की इस खट्टर सरकार की कार्यशैली के बाद बेरोजगारी में नंबर 1, और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है, और लगातार हर महीने वो रिपोर्ट आती है और हर महीने उस रिपोर्ट में आप नंबर 1 पे अगर पढ़ोगे हरियाणा का नाम आता है। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, कोई बड़ा IMT लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। 9 साल तक एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगा हरियाणा के अंदर, ना प्राइवेट के अंदर रोजगार, ना उस अनुपात में सरकारी नौकरी जितनी मिली उनमें से आधे से ज्यादा भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। आधी नौकरियां समाप्त कर दी, प्राइवेटाइजेशन केंद्र से लेकर और हरियाणा तक, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट पोर्ट तक प्राइवेट बड़े उद्योगपति समूह के हवाले करने का काम की नीति पे सरकार चली, जिसको लेकर आज देश में लोगों ने पूरे सारा विपक्ष एकजुट होकर जांच की मांग कर रहा है। यहां तक कि प्राइवेट नौकरियां खत्म, हरियाणा के अंदर 2 लाख प्राइवेट नौकरी खत्म। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। और यहां तक कि एक फौज की पक्की नौकरी होती थी, 5,500 पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से हर साल। लेकिन इन्होंने 2019 में कोविड के बाद 2 साल तक भर्ती नहीं करी और उसके बाद अग्निपथ योजना लेके आए। हरियाणा के 5,500 भर्ती होते थे पक्के 2019 से पहले, और इस साल अग्निपथ योजना लेके आए, जिस अग्निपथ में आपको पता है केवल 925 जिसमें भर्ती अग्निपथ में अग्निवीर लिए गए, उन 925 में से भी
आपको 700 के करीब वापिस आ जाएंगे। 4 साल के बाद बिना पेंशन के 200 केवल पक्के रह जाएंगे। रिश्ता करने जाते हैं, कोई बताता है कि फौज में है, तो पता करना पड़ता है कि कौन सी फौज में है। ठीक बात कह रहा हूं। यह स्थिति बनी बेरोजगारी में। बेरोजगारी में हमारा तो यह इलाका जय जवान जय किसान का इलाका, कृषि एक तरफ और देश की फौज एक तरफ, इन दो चीजों से हमारा इलाका बहुत ऊपर उठा था। आज कृषि पे भी चोट, किसानों को साथ बैठना पड़ा 1 साल तक 3 कानूनों के खिलाफ, और फौज की जो भर्ती है उस पे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। आज नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। आज महंगाई में 400 रुपए का सिलेंडर होता था। आपको याद है जब हमारे समय बीजेपी की एड निकलती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब कितने का सिलेंडर है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि नई एड निकली है कि भाई महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम, तो मेरे ख्याल 400 से सस्ता हो गया होगा सिलेंडर। ठीक है, थारी नहीं जची तम है, थारी नहीं जची भाई, या तो थारी मानू या टीवी पे जो ऐड आ रही है टीवी वालों की मानू। थारी मान लेता हूं, तुम भुगत भोगी हो। 1100 का सिलेंडर, आज डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, आज महंगाई में देश में सबसे आगे हरियाणा, अपराध में देश में सबसे आगे हरियाणा, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे हरियाणा, और भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे हरियाणा। क्योंकि ये जो सरकार बनी जेजेपी की और बीजेपी की, जो खट्टर साहब की और दुष्यंत चौटाला की सरकार बनी, भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी। आपको याद होगा इस सरकार से पिछली बार भी लोग दुखी थे, दोबारा नहीं बनाना चाहते थे खट्टर सरकार को, लोग बदलना चाहते थे। लोकसभा में 10 की 10 सीट ये जीते, 10 की 10 सीट जीते बीजेपी वाले। 80 सीटों पे बीजेपी की बढ़त आई 2019 में। उसके 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव था, बीजेपी ने नारा दिया, क्या नारा दिया था? 75 पार। बीजेपी ने नारा दिया 75 पार। 75 पार के नारे में 14 बीजेपी के मंत्री उतरे मैदान में, मगर 14 मंत्रियों में से 12 मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंचे। लोगों ने केवल खट्टर साहब और अनिल विज को छोड़ के सारे जो मंत्री थे पूरे हरियाणा कोने कोने में, रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, कविता जैन सोनीपत से हारी, तो कप्तान अभिमन्यु नारनौल से हारे, रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से हारे, तो भाई कृष्णलाल पवार इस राना से हारे कि नहीं हारे मैं पूछना चाहता। अगर 75 पार की बात होती, लोग इस सरकार को इतना चाहते दोबारा चंडीगढ़ में बैठाना, तो कम से कम मंत्री तो जीतते। मंत्रियों का तो पक्का था कि ये मंत्री बनेंगे। लोगों ने कहा कि भाई काम करवा लेंगे, लेकिन जैसे तुम्हें 5 साल काम करें ऐसे काम नहीं कराएंगे। आप जाके पूछो रोहतक वालों से, मनीष ग्रोवर, उनसे आप जाके पूछो क्या स्थिति बनी। लोग नहीं चाहते थे सरकार। मगर इस बीच एक और नारा आया, बीजेपी तो कहती थी 75 पार, जेजेपी क्या कहती थी? जमुना पार। एक और नारा आया, जेजेपी पार्टी बनी और नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन के नतीजे आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार। और समझौता हुआ, समझौता जिस दिन नतीजे आए आपको याद होगा, कसमकस चली, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे। आखिर में आखिरी 5-7 सीट बीजेपी की जब आई, बीजेपी की ज्यादा सीट आई मगर मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी नहीं मिली तो इनके हाथ में बात आ गई, इनके हाथ में बात आ गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 4 बजे, जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई जो पेंशन देगा जमुना पार को तो भूल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि जो पेंशन देगा 5000 75% रिजर्वेशन देगा उसको हम समर्थन देंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 5 बजे 31 विधायक हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, हमने बैठ के, कि बीजेपी को हराया है लोगों ने, आप बीजेपी के साथ मत जाओ, हम आपकी ये दोनों बातें भी मानेंगे और भी मानेंगे, पूरा मान सम्मान भी देंगे, कोई और बात रह गई हो वो भी पूरी करेंगे। ये फिर उचाना गए, ये उचाना गए और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने उचाना में कहा, टीवी पे आपने देखा होगा, लोगों ने उचाना में कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उचाना में? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कुछ दिनों से। तो उचाना में लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना। उचाना से गाड़ी चली जींद, रोहतक,
बहादुरगढ़ तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी, दिल्ली में बढ़ते ही नांगलोई, पीरागड्डी, पंजाबी बाग, टेढ़ी मेढ़ी दिल्ली की सड़कों पे हिलस्ती थिलस्ती अमित भाई शाह केंद्रीय गृह मंत्री के बांडे के आगे गाड़ी का धड़ाका उठा कि नहीं उठा, वहीं सीधी पहुंच गई, वहीं सीधी गाड़ी पहुंच गई और जाके समर्थन डिक्लेयर कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि आएंगे, बीजेपी के खिलाफ मतदान किया लोगों ने, बीजेपी के 75 पार की हवा निकाली है, सारे मंत्रियों को हरा दिया, लोग बदलना चाहते हैं, मगर वहां चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरी तरफ हरियाणा के उस समय जो मुख्यमंत्री जो हार चुके थे खट्टर साहब खड़े थे, और बीच में दुष्यंत चौटाला खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा समझौता हो गया, 5100 पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, थारी 5100 पेंशन आ गई या कि नहीं आई? आ रही है या नहीं आ रही? 4 साल पहले वायदा था, 4 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, मगर 5100 पेंशन पे समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट पे समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। महकमे इस बात पे बांटे गए कि इस बात पे नहीं बांटे गए कि इस महकमे से लोगों का काम होगा, इस बात पे महकमे बांटे गए कि इस महकमे से ज्यादा माल कलमाई होगी, मलाई कौन ज्यादा कमाने का काम करेगा, शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा, पंचायत का महकमा कौन लेगा। बाकी पूरी लिस्ट मेरे पास तो हो सकता है थोड़ी कसर रह गई हो, पूरी लिस्ट चाहिए, हम क्या बताएं, इनके विधायक ही बता देंगे, दादा गौतम नारनौन से आप उनसे जाके पूछो, वो बता देंगे कौन इस खोपर है जो एकला जीवन लग रहा है, दादा गौतम बता देंगे। बयान है दादा गौतम का कि महकमे बट गए, 1 लाख खोपर सबके में जीवन लग रहा है। मैं मांग करता हूं कि जांच हो कि भाई कौन से खोपर है और क्या जीवन लग रहा है। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है, खुली लूट, भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता किया और 4 साल तक हरियाणा की जनता को भूल गए। और 4 साल के बाद अब इनका बयान आया 2 दिन पहले, कह रहे हैं जब हरियाणा में बदलाव दिखा तो जहां बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि 7 इलेक्शन कराएंगे, वहीं इनका बयान आया जेजेपी वालों का, उनका कहा कि हमारा तो मन था कि हम बीजेपी या कांग्रेस हम तो किसी को दे सकते थे, हमारा तो मन था भाई बीजेपी को समर्थन दिया। अरे मन था तो भाई ये मन की बात, 4 साल तक तब तक मलाई खा रहे थे तो मन पे थी, अब लोगों के आगे इलेक्शन का डर दिख रहा है तो जबान पे आ गई। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहना है जिन्होंने विश्वासघात किया है, इनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया हरियाणा का विकास, आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में पहुंचाने वाले ये लोग हैं। और इसीलिए इनने एक काम और किया, इस सरकार ने एक काम और किया, इस सरकार ने काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इनने एक काम और किया, इन्होंने हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। हर हरियाणा वासी का, जैसे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आए अभी, ये भी पहली बार निकले हैं, ये भी हरियाणा के मूड को देख के निकले हैं, ये भी जो दिन रात हमारा संघर्ष, हम एक एक कोने में जा रहे हैं, ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, हम एक एक जगह एक एक गांव में जा रहे हैं, ये उस बात को आने वाले जनादेश को लेके वो भी अपना बहाना बना रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी उसी सोच के निकले और निकल रहे हैं। मगर किस बात से? 100 आदमियों से मिल रहे हैं, जो मेरे को बताया अभी कि केवल पास बना रखे थे। ये सच्ची बात है क्या इन्होंने बता रहे हो? सच पास बना के तो 15 आदमियों से मिलने के लिए यहां आने की क्या जरूरत थी? वो तो अपने आदमियों को वहीं बुला लेते। सारे अफसर दुखी करे, 15 के यहां क्या जरूरत? कहने का मतलब है अपमान, इसमें गांव का अपमान है। ये ऐसी सरकार है, इन्होंने अगर ये काम ना भी करते तो भी काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो आपका, हमारा हरियाणा वासियों का, हर वर्ग का अपमान करने का काम। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको अपने हकों के लिए सड़क पे ना आना पड़ा हो और जिनका इन्होंने अपमान ना किया हो। गांव के सफाई कर्मचारी, चौकीदार अपने मानदेय के लिए करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज। गांव का मजदूर, मनरेगा बजट आधा हो गया, 1/3 हो गया, गांव मनरेगा का मजदूर गए पंचकुला में, उन पर लाठीचार्ज। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के आगे देश में पहली बार धरनों पे बैठना पड़ा 2-2, 3-3 महीने, उनका अपमान।
यहां तक कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, हमारी महिलाएं वो गई, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे हम छोटी सरकार हैं, बाकियों पे लाठीचार्ज हो रहा होगा, लेकिन हम छोटी सरकार है, हम पे क्या बाल बाका आएगा। लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठा दी। आपने देखा होगा ये ऐसी सरकार। और किसान का तो जो अपमान सहना पड़ा, 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़क पे। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। हर रोज इन धरनों से शव आते थे किसानों के, और एक के बाद एक ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कोई कहता था पाकिस्तान से फंडेड है, कोई कहता था चीन से फंडेड है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पिछले 19 साल से मैं देश की संसद का सदस्य हूं। शायद मेरी आयु में इतना अवसर शायद किसी को ना मिला हो, लेकिन मैं उसके साथ साथ अपना दुर्भाग्य भी मानता हूं कि मैं ऐसे समय में देश की पंचायत, उस सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य था जब किसान आंदोलन चल रहा था। और हरियाणा में 15 में से 15 सांसद हैं हरियाणा में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 भाजपा के हैं। तो जो एक अकेले विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं आवाज उठाने खड़ा होता था, कहता था कि इनकी बात मानो, कहते थे नहीं मानेंगे। मैं कहता बात नहीं मानते, इनको कम से कम किसान मानो, इनको नागरिक मानो देश का, इनको इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द कोई उठ के कह दे कि किसी का घर उजड़ गया, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, हमें दुख है, इनकी बात नहीं मानते, लेकिन इतने किसान जो है यहाँ पे मरने लग रहे हैं, इन पे हमें अफसोस है, इतनी की जान की कुर्बानी जा रही है, हम सहानुभूति के, लेकिन मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे। ऐसा समय मैंने वहां देखा है। उस देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हमारी परंपरा है, आपस में बहस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। कैंटीन सेंट्रल हॉल में चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सारे अलग अलग दलों के, लेकिन वो एक साल किसी के साथ पानी पीने का जी भी नहीं करता था। वहां पे लड़ाई लड़ते थे, आवाज उठाते थे किसान की, और वहां से सीधा किसी धरने पे जाते थे, किसी एक घर में जाते थे जिसका कोई उजड़ा होगा, उनके आंसू पोंछ के जो हमारा उस समय फैसला था कि 2 लाख की आर्थिक मदद हर परिवार में करने की कोशिश करते थे। ऐसा अकेलापन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लड़ाई तो लड़ रहे हैं आज, मगर जो अकेलापन मेरी आत्मा जानती है, जो मैंने महसूस किया, वो अकेलापन का सामना किया हो। मैं पूछना चाहता हूं भाई, इस बीजेपी की ये सरकार, इस खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने में, भाई इसमें तो अकेला नहीं पड़न दोगे। मैं आज धनाना गांव से और भाई पूरे बुआरी खड़ाल के से पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई लड़े भाई, ये आर पार की लड़ाई, इनसे लड़े कि नहीं लड़े, एक बार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। इसमें आपका साथ है, आपका आशीर्वाद है छत्तीस बिरादरी का, क्योंकि आज बदलाव, पिछली बार भी बदलाव होना था, रह गया। अब इस बार बहुत बड़े पैमाने पे हरियाणा कोने कोने में छत्तीस बिरादरी इनसे दुखी है, और इसीलिए हमने आज से हाथ जोड़ो प्रोग्राम शुरू किया है। और हमारे संकल्प है, जो भी फौजी साहब ने सारे संकल्प लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी आए और देख गए। मैं कहना चाहता हूं, बारिश में बड़ा नुकसान हो गया हमारे किसान भाइयों का, कई जिलों में बड़ा भारी नुकसान है। और तो भाई मैं सरकार से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई तुरंत गिरदावरी करके सारा, और भाई 25,000 से लेकर 50,000 तक आकलन करके मुआवजा 15 दिन के अंदर मुआवजे की राशि किसान तक पहुंचाने का काम करे सरकार। नहीं तो भाई देखो खट्टर साहब, हम कहना चाहते हैं, आप तो 9 साल में पहली बार निकले हो, हम तो भाई जो है 24 घंटे इन्हीं गाँव में, इन्हीं सड़कों पे, भाई हम अगर 15 दिन में नहीं आए, ये मुआवजा नहीं मिला किसान को, तो आप एक और आंदोलन की इंतजार करना, 15 दिन के बाद हम इस किसान के लिए तो भाई इनको देने। तो भाई हमारे कुछ संकल्प है, आखिर में हमारे संकल्प पर प्रस्ताव रखूंगा, आप बताना हाथ खड़े करके पास करते हो कि नहीं करते। मैं कुछ संकल्प रखूंगा, हाथ से हाथ जोड़ो। पहला संकल्प, यानी कि छत्तीस बिरादरी के, हरियाणा के हर भाई हर बहन को, छत्तीस बिरादरी के हर भाई बहन को एक दूसरे से प्यार और प्रेम और भाईचारे से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। पहला संकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाईचारा, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि हरियाणा कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी कि हर गरीब परिवार को महंगाई का चक्कर तोड़ो, और हर गरीब परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी हरियाणा के हर गांव हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो, जो 2 लाख नौकरी इन्होंने समाप्त कर दी, उन नौकरियों को बहाल करेंगे। पहली कलम से 2 लाख की भर्ती करेंगे उन नौकरियों की, और जो निकाले गए हैं उनको भी लगाने का काम करेंगे। और भाई बड़े बुजुर्गों को नहीं भूलेंगे, बड़े बुजुर्गों को नहीं भूलेंगे।
जिन्होंने सबसे ज्यादा विश्वासघात, क्योंकि इन्हीं के नाम पे सरकार बनी है जो चंडीगढ़ में 4 साल से बड़े बुजुर्गों की पेंशन के, तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को डंके की चोट पर छुट्टी बोल के देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। ये हमारा संकल्प है देश में। और भाई देश में ये है कि भाई देश में सर्वाधिक कोई और जो है कहीं भी सरकार बनेगी किसी भी पार्टी की, अगर ये आज के दिन तो 6000 सर्वाधिक है, लेकिन अगर उसमें कोई कंपटीशन करना चाहे, क्योंकि अभी जब तक भाई कर ले सर्वाधिक देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन से, ताकि छत्तीसगढ़ और हाथ से हाथ जोड़ो। इन्होंने तो काट दिया, इन्होंने तो कार्ड काट दिए, इन्होंने फैमिली आईडी और पता नहीं क्या क्या चक्कर, तो इन्होंने इतने राशन कार्ड काट दिए, पेंशन काट दी। तो हाथ से हाथ जोड़ो, हर परिवार का जिसका जायज है भाई, हर परिवार को ये जो इन्होंने आईडी वाईडी करी हैं इनके चक्कर छोड़ते हुए हर परिवार को, जिनका जो जायज परिवार है उनको पीले कार्ड से और भाई बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। और जो है बुढ़ापा आज अभी बता रहे थे नरेश सेलवाल, इन्होंने जो कैलकुलेशन करी कि है, तो इन्होंने कैलकुलेशन करी भाई। आखिर में 2 बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं। ये तो सारे संकल्प आ गए हमारे, कोई एक आधा संकल्प रह गया होगा तो हमारे उसमें पढ़ लियो, वो तो है होली बात। उसमें जो है ना वो हमने वो इश्तिहार सा छपा रखा है, उसमें 10-11 संकल्प हैं और एक आधा तुम कहोगे तो और जोड़ देंगे, कि चिंता की बात नहीं। तो कुल मिला के हरियाणा आगे बढ़े, खुशहाली, विकास और भाईचारे के रास्ते। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी को। और मैं अपने संघर्षशील भाई रामकिशन फौजी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम यहाँ पे धनाना में ये जो कार्यक्रम इतना अपार सफल कार्यक्रम, और आप सबका जो आशीर्वाद मिला है, वो भाई साहब आपने जो तपस्या करी लगातार हल्के की भी, और इस कार्यक्रम की आयोजन की तैयारी में और उससे पहले भी, आज वो भी आपको सामने दिखाई दे रही है। तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत भाई साहब बधाई देता हूं।